नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्षितिज क्लास 10th हिंदी से आज हम पहले चैप्टर सूरदास के पद के एमसीक्यू देखने वाले हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव को करने के बाद आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है बच्चों, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? आप अपनी तैयारी के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर सोच लीजिएगा। तब तक मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। तो उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की, ख गोपियों की, ग मित्र की और घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो उद्धव है वो किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? वो किसकी संगति में थे फिर भी प्रेम से अछूते रहे? तो उद्धव किसकी संगति में थे? उद्धव कृष्ण की संगति में थे। कृष्ण तो हमेशा गोपियों के प्रेम में डूबे रहते थे, लेकिन कृष्ण की संगति में रहने के बावजूद भी उद्धव ज्ञान और योग की बातें करते थे, गोपियों को ज्ञान और योग की बातें सिखाते थे। तो वे प्रेम से अछूते ही रहे, मतलब कृष्ण के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में वो नहीं डूबे। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? आसक्त मतलब डूब गई हैं और प्रभावित हो गई हैं। किसके प्रेम में? उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, संगीत प्रेम में, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका उत्तर आएगा, आपने सोच लिया होगा और आपको पता ही है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की? तो गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थी, द्वेष नहीं रखती थी, क्रोध भी नहीं करती थी और घृणा भी नहीं करती थी। तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी? क्या समझती हैं? डरपोक समझती हैं, निर्बल समझती हैं, निर्बल मतलब कमज़ोर, अबला, अबला भी होता है जिसमें बल नहीं हो, कमज़ोर, तो अबला समझती हैं, साहसी समझती हैं। तो गोपियाँ, गोपियाँ मतलब जो सखियाँ थी कृष्ण की, जो कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी और उसके साथ खेलती थी, तो वो गोपियाँ अपने आप को क्या समझती हैं? आपको उत्तर देना है, सोच समझ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं बता देती हूँ। फोर्थ का आंसर आएगा अबला। गोपियाँ अपने आप को अबला समझती हैं। प्रश्न नंबर 5, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? तो कृष्ण के आने का इंतज़ार किसको है? भक्तों को है, उद्धव को है, गोपियों को है, यशोदा को है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो कृष्ण के आने का इंतज़ार, आने की प्रतीक्षा गोपियों को है। प्रश्न नंबर 6, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन देख लीजिए। उदार, छलपूर्वक, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। सिक्स्थ का आंसर है बच्चों ख, छलपूर्ण, मतलब गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार को छलावा समझती हैं, धोखेबाज समझती हैं। प्रश्न नंबर 7, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो कवि गोपियों का स्वभाव कैसा बताते हैं? गोपियाँ कैसी हैं? चतुर, निर्दयी, घमंडी, भोला, भोली है मतलब। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव भोला है, मतलब वो भोली हैं। प्रश्न नंबर 8, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चल बसे थे? कहाँ चले गए थे? उत्तर है, ऑप्शन है बच्चों, ब्रिज, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन। तो गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे?
आपको पता ही होगा। इसका आंसर आएगा, आपने सोच लिया होगा, आंसर आएगा मथुरा। प्रश्न नंबर 9, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो कृष्ण का योग संदेश कौन लेकर आए थे? ऑप्शन उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो 9th के में होगा उद्धव। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं, पीपल के, कमल के, केले के, नीम के। तो किसके पत्ते से उद्धव की तुलना की गई है? उद्धव का व्यवहार किसके पत्ते जैसा है? 10वें का उत्तर है कमल। प्रश्न नंबर 11, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। इसका सही उत्तर आएगा कृष्ण ने। प्रश्न नंबर 12, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन इसके प्रेम से अछूते रहे? ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये यहाँ इसका उत्तर आएगा उद्धव। प्रश्न नंबर 13, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है हारिल। प्रश्न नंबर 14, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संदेश लाए थे? 14 के में गए। तो धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर ये PDF में दिया हुआ है, इसको फिर से देख लीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये क्षितिज से दूसरा पाठ है। क्लास 10th हिंदी क्षितिज से आज हम दूसरे पाठ को डिस्कस कर रहे हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करने वाले हैं और सभी MCQ जो मैं करवाने वाली हूँ वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपकी तैयारी को भी मजबूती मिलेगी, एक तरह का रिवीजन हो रहा है। तो सभी MCQ के आपको सोच समझकर जवाब अपने मन में सोच लेना है और खुद को परखना है कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? आपने ये पोएम, ये कविता अच्छे से पढ़ी होगी, समझी होगी, तो आपको ये समझ में आया होगा कि राम, परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो धनुष तोड़ने को लेकर संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी, परशुराम किस तरह से क्रोधित हो गए थे और राम और लक्ष्मण को अपना दुश्मन समझने लगे थे। तो ये संवाद आपने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए, इस पर ही ये सारे प्रश्न हैं, आपको जवाब देना है एक एक का। तो शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? क्या शत्रु समझते हैं, क्या मित्र, क्या भाई या पड़ोसी? उत्तर आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही उत्तर है शत्रु। जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? ये तो कॉमन सेंस का प्रश्न है, सबको आना चाहिए। तो वह सेवक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब ख सही उत्तर है। किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा है मोह, तीसरा है काल, चौथा है लोभ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काल। तो काल मतलब मृत्यु। मृत्यु के समय में लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। काल के वश में होकर लक्ष्मण होशपूर्वक नहीं बोल रहे हैं। ऐसा किसका कहना था? परशुराम का। प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण का ये कथन, एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, कायर, साहसी, मूर्खता। इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है बच्चों क ऑप्शन, पहला ऑप्शन योद्धा। प्रश्न नंबर 5, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? ऑप्शन सुन लीजिएगा। क में है माता पिता को, ख है गुरु को, ग है राजाओं को
और घ है ब्राह्मणों को। तो सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? इसका सही उत्तर आएगा परशुराम पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? सूरवीर कहाँ दिखाते हैं अपनी वीरता? तो सीधी सी बात है, जो योद्धा होते हैं, सूरवीर होते हैं, वो तो अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं। तो सही उत्तर आएगा ख। प्रश्न नंबर 7, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? ऑप्शन सुन लीजिएगा। क में ब्राह्मण, ख में वैश्य, ग में क्षत्रिय और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क्षत्रिय कुल को वो अपना घोर शत्रु समझते हैं। प्रश्न नंबर 8, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? तो पहला ऑप्शन वज्र के समान, दूसरा लोहे के समान, तीसरा पत्थर के समान और चौथा लोहे के समान। 2 ऑप्शन दे दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोहा तो नहीं आएगा, पत्थर भी नहीं आएगा। उनके जो वचन हैं वो वज्र के समान है, मतलब एक कठोर वचन है उनके। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? तो लक्ष्मण को परशुराम का कौन सा स्वभाव ऐसा लगता है कि जिस पर लक्ष्मण को हंसी आती है? तो चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर, बड़बोलापन। लक्ष्मण जो है परशुराम को समझते हैं बड़बोलापन। तो कौन सा स्वभाव? बड़बोलापन। ऑप्शन नंबर घ, चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला? लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने, शिव ने। तो इसका सही उत्तर है परशुराम ने। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता, ईश्वर, गुरु, सेवक। सही ऑप्शन है ग, गुरु मानते हैं। परशुराम का स्वभाव कैसा है? आप सभी जानते हैं कि परशुराम बहुत ही क्रोधित व्यक्ति थे, उदारशील, क्रोधी, चंचल। तो सही उत्तर क्या आएगा? ग ऑप्शन, क्रोधी। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? मतलब माता की हत्या कर दी थी परशुराम ने अपनी ही माँ की। तो किसके कहने पर? गुरु के कहने पर, पिता के कहने पर, प्रेयसी के कहने पर, इनमें से कोई नहीं। तो अपने पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। शिव के कहने पर, राम के कहने पर, पिता के कहने पर, विश्वामित्र के कहने पर। तो परशुराम ने विश्वामित्र के कहने पर लक्ष्मण का वध नहीं किया। चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी कि घ ऑप्शन। सवैया और कवित ये दोनों ही छंद हैं जो कि क्लास 10th हिंदी क्षितिज में चैप्टर नंबर 3 में संकलित हैं। आज हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण MCQ करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है ये पाठ आपने अच्छे से समझ लिया होगा और सभी MCQ के जवाब देने को आप रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर आप सोच समझकर अपने मन में रखिएगा और देख लीजिएगा कि आप सही जवाब दे रहे हैं या फिर आपकी तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न है, कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित हो रही है? तो कृष्ण की छाती पर किसकी माला? पहला ऑप्शन सोने की माला, दूसरा हीरे का हार, तीसरा फूलों की वनमाला और घ का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है बच्चों फूलों की वनमाला। प्रश्न नंबर 2, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं? कृष्ण की, राधा की, मीरा की, शिशु की। तो पहला उत्तर सही है, ऑप्शन क, कृष्ण की। कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं? तो कामदेव जैसी ऋतु कौन सी है? कवि कौन सी ऋतु को कामदेव से बराबरी करते हैं? बसंत ऋतु। इसका उत्तर है
घ ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन वसंत ऋतु। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? काला, सफेद, लाल, पीला। इसमें भी चौथा ऑप्शन सही है, पीला। 5वां प्रश्न, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? तो किसके समान है? सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, तारों के समान, फूल के समान। तो जो कृष्ण का मुख है वह चंद्रमा के समान यानी ख ऑप्शन सही है, सेकंड। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? पुष्प, पुष्प मतलब फूल, नुपुर, नुपुर मतलब पायल, खड़ाऊ, खड़ाऊ जो लकड़ी की चप्पल होती है पहनने की, वो इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नुपुर। कृष्ण के चरणों में नुपुर बसते हैं, मतलब पायल पहनी हुई है उन्होंने। प्रश्न नंबर 7, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? सांवला, गोरा, काला, गेहुआ। तो सही उत्तर है सांवला, ऑप्शन नंबर 1 कैव। कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? तो कृष्ण किसकी भांति लग रहे हैं? नायक के जैसे, देव के जैसे, दुल्हे के जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों कृष्ण दुल्हे के जैसे लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा? उत्तर है आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दही से छलकते समुद्र के रूप में, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ इसका सही रहेगा, उपयुक्त सभी। किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? बल्ब की, सूर्य की, सौंदर्य की, तारों की। तो सही उत्तर आएगा घ ऑप्शन चौथा, तारों की तरह। प्रश्न नंबर 11, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? तो ऑप्शन है आकाश, तारे, चांद, जल। सही उत्तर है बच्चों आकाश। कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? सुधा मंदिर की तरह, देव मंदिर, सौंदर्य महल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क इसका सही उत्तर है सुधा मंदिर। प्रश्न नंबर 13, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? कमरधनी, डोरी, माला, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कृष्ण कमर में कमरधनी पहने हुए हैं। देव कैसे कवि हैं? छायावादी हैं, दरबारी हैं, आशावादी हैं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दरबारी कवि हैं, मतलब दरबार में रहते थे और दरबार में रहकर राजा महाराजाओं के दरबार में थे और उनकी प्रशंसा में लिखते थे या भगवान के लिए लिखते थे। पाठ का नाम है आत्मकथ्य। इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सभी एमसीक्यूज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें, बने रहिएगा। और सभी एमसीक्यूज के आंसर आपको मन में सोच लेना है, फिर मैं इसके साथ साथ आंसर सोल्व कराती जाऊंगी। आपको अपने आप का टेस्ट खुद लेना है और देखना है कि आप कितने सही कर रहे हैं। अगर आपके गलत होते हैं तो कितने गलत हुए ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और सभी सही होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे का, गीतकार का, कोयल का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। चलिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। कवि ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है, अधिक है, कम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब मौन है, मतलब एकदम शांत है। प्रश्न नंबर 3, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने
क्या लिखे हैं? आत्मकथा लिखी है, कविता लिखी है, कहानियाँ लिखी हैं, गीत लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मकथा लिखी है। प्रश्न नंबर 4, कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो कवि के जीवन की गागर रंगीन है, खाली है, भरी है या सुनहरी है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं इसका आपको उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 4 ख, खाली है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? ऑप्शन खाली घर का, सूखी नदी का, असफल जीवन का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा? कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा असफल जीवन। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? ऑप्शन है मधुर स्वभाव को, उग्र को, कोमल को, सरल स्वभाव को। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। प्रश्न नंबर 6 में सही जवाब है सरल स्वभाव को, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 7, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? तो कौन से अनुभव हैं जो कवि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते? ऑप्शन सुन लीजिएगा, सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर, निजी। प्रश्न नंबर 7 में सही ऑप्शन है निजी। तो उसके जो खुद के पर्सनल जो भी जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो किसी से बांटना नहीं चाहते। प्रश्न नंबर 8, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? उसकी माँ, उसकी पुत्री, उसकी प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब बच्चों होगा उसकी प्रेमिका। प्रश्न नंबर 9, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो थका हुआ पथिक जाहिर सी बात है बच्चों कवि ही होगा जो कि अपने आप को थका हुआ समझ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, क वाला सही होगा, कवि। प्रश्न नंबर 10, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? खुशियों की, उदासी की, निराशाओं की, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 10 में सही उत्तर है निराशाओं की। प्रश्न नंबर 11, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने, इनमें से कोई नहीं? तो कवि को कौन धोखा देता है? कवि सरल स्वभाव का है, इसके लिए किसने धोखा दिया है कवि को? तो कवि को उनके मित्रों ने धोखा दिया है। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? दुखदाई, सुखी, स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर है दुखदाई। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है? सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपने सोच लिया होगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? क्लेश रहित है, सुखी है, दुखी है, इनमें से कोई नहीं? तो अंतिम प्रश्न का जवाब होगा बच्चों कवि का दाम्पत्य जीवन दुखी है। क्लास 10 हिंदी क्षितिज से आज हम चैप्टर नंबर 6 के सभी MCQs देखेंगे। ये दंतुरित मुस्कान और फसल, इस पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। बने रहिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपके 1-2 प्रश्न भी गलत हो जाते हैं तो वीडियो को फिर से देखने की ज़रूरत है। फिर अगर आपके सारे प्रश्न के उत्तर सही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है,
कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? तो झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? ऑप्शन क्या है? झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना, गरीबी में आनंद होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा गरीबी में आनंद होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, घ वाला। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? कौन निहार रहा है? लड़की, किसान, शिशु, मेहमान। यहाँ शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा। तो कवि को एकटक कौन निहार रहा है बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा शिशु। छोटा बच्चा है, वो कवि को एकटक देख रहा है। एकटक मतलब पलक झपकाए बिना। तीसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलने की शक्ति है? किसे पिघलाने की शक्ति है? बर्फ को, क्रोध को, कठोर व्यक्ति के मन को, पत्थर को। तो बच्चे में किसकी शक्ति है? किसको पिघला सकता है बच्चा? कठोर व्यक्ति के मन को भी पिघला सकता है। सही उत्तर ग। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के प्रश्न हल करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों नन्हे शिशु की। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों हताश व्यक्ति में, मतलब जो निराश व्यक्ति है उसमें आशा का संचार करती है बच्चे की मुस्कान, मुर्दे में भी जान डाल देती है। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? तो नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? सूरज, कमल, चांदनी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कमल। आशा है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे होंगे। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? किसकी ओर देख रहा है? कवि को देख रहा है, माँ को देख रहा है, पिता को देख रहा है, या किसी को नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों कवि को देख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, फसलों की। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों फसलों की। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल को, फसल को, हवा को, धूप को। उत्तर आपने सोच लिया होगा। 9वें का सही उत्तर होगा फसल को। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? बच्चों को बड़ा करने में, फसलों को, पेड़ों को, जानवरों को। सही उत्तर होगा बच्चों फसलों को बड़ा करने में वायु का योगदान होता है। प्रश्न नंबर 11, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की, बच्चों की, कवि की, इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी मेहनत छिपी होती है? ये तो आपको पता ही है बच्चों कि फसलों में किसानों की ही मेहनत छुपी रहती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। आगे है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? बीजों का है, खनिज लवणों का है, पौधों का है, सूर्य की किरणों का है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सूर्य की किरणों का है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं? प्रश्न नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार हैं, बादलों के, तालाब के, नदियों के, नहरों के। तो इसका सही आंसर होगा नदियों के। प्रश्न नंबर 14, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? बहन होती है, नानी होती है, माँ होती है, या कोई नहीं? तो सबको पता है शिशु की यानी कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। क्लास 10th हिंदी क्षितिज से आज हम चैप्टर नंबर 5 के सभी MCQs सोल्व करने जा रहे हैं।
बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखना। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से कोई भी प्रश्न हल्का नहीं है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर आप मन में सोचकर रखें। आपको खुद से परीक्षा देनी है, खुद से सोचना है, खुद से रिवीजन करना है कि आप इनके कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं। अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपके कितने सही हुए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? रुदन, क्रांति, वेदना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। पहले का सही उत्तर होगा क्रांति। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो कौन सा महीना है जिसमें चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो वह है फागुन का महीना। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं? ऑप्शन है प्रेयसी के, बादल के, धरती के, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का उत्तर होगा, आपने सोच लिया होगा, बादल के। चौथा प्रश्न है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना होना, प्यास बुझना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, शांति और सुख की स्थापना होना। पांचवा प्रश्न, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, दुखों से पीड़ित धरती। 6th क्वेश्चन है, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी का, सांसारिक कष्ट का, असफलता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सांसारिक कष्ट का। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? शुष्क, नमी युक्त, मादक, मंद मंद। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब होगा, आपने सोच लिया होगा, मादक हवाएं चल रही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? मादक। कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? न बरसने का, बरसने का, गरजने का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आग्रह किया है? बरसने का। तो इसका उत्तर होगा ख नंबर ऑप्शन सही होगा। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में जोश और कांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही होगा ऑप्शन, वो है जोश और क्रांति फैल सके। प्रश्न नंबर 10, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, दुख का, सुख का, क्रांति का। किसका प्रतीक है? क्रांति का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th नंबर का घ वाला ऑप्शन इसमें सही है। फागुन माह के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? मायूसी है, डर है, दुख है, खुशी है। तो बच्चों, आपको पता है फागुन महीने में तो एकदम फूल खिलते हुए नज़र आते हैं, फसलें लहलाती हुई नज़र आती हैं, और उस समय सबके चेहरे पर खुशी का ही माहौल रहता है। इसके लिए ऑप्शन घ सही है। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, समुद्र के लिए, बादल के लिए। तो प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन होगा बादल के लिए। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है?
समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा आकाश को। कविता अट अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है इस कविता में? ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, वसंत ऋतु का। सही ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? इसका सही जवाब रहेगा वसंत ऋतु का। क्लास 10th हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 7 छाया मत छूना। इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम देखेंगे। सभी एमसीक्यूज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आपके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा परीक्षा में, क्योंकि एमसीक्यूज करने के बाद आपको लगेगा कि एक तरह से हमारा रिवीजन हो गया है। इसके लिए सभी पाठों का रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना। तो वीडियो ज़्यादा बड़े भी नहीं है, आप फटाफट इनको देख पाओगे। इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और मैं चाहती हूँ कि आपने ये पाठ अच्छे से पढ़े होंगे तो इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप खुद मन ही मन हल करें, सॉल्व करें और आप खुद अपनी तैयारी को देखें कि आप कितने तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि अब और कितना पढ़ना बाकी है। और अभी अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो बने रहिएगा, सभी वीडियो को देखते रहिएगा, आपकी तैयारी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं है कि आपको बोरियत होने लगे। तो इसके लिए बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर नंबर 7। चलिए, पहला प्रश्न है, कवि ने किन यादों में जीने से मना कर दिया? कड़वी यादों में, सुनहरी यादों में, पुरानी मीठी यादों में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा पुरानी मीठी यादों में। तो कवि ने पुरानी मीठी यादों में जीने से मना कर दिया। दूसरा प्रश्न है, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? ऑप्शन इस प्रकार है, प्रेमिका के केसों में गुथे फूल, सांसारिक सुख, माँ की, इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, प्रेमिका के केसों में गुथे फूल। कवि को इनकी याद आ जाती है चांदनी रात को देखकर। तीसरा प्रश्न है, पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा है? सुखद है, उल्लासपूर्ण है, अभावपूर्ण है, दुखमय है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है बच्चों दुखमय है। प्रश्न नंबर 4, कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? जल को, प्रभुता को, समृद्धि को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है बच्चों इनमें से कोई नहीं। नहीं बच्चों, इसका ये उत्तर नहीं आएगा। इसमें से आएगा, कविता में मृग तृष्णा कहा गया है प्रभुता को। चलिए आगे बढ़े। कविता में छाया का अर्थ क्या है? पुरानी मीठी यादें, परछाई, दुख, परेशानी। तो पुरानी मीठी यादें, उनको ही कवि ने छाया कहा है। प्रश्न नंबर 6, शरद रात किसका प्रतीक है? ठंड का है, खुशियों का है, धन का है, प्रेम का है। तो 6 के प्रश्न का सही जवाब है खुशियों का। प्रश्न नंबर 7, किसे याद करके कवि के मन में मन भावन चित्र उभरते हैं? किनको याद करके? मित्रों को, रंग बिरंगी यादों को, प्रकृति को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है रंग बिरंगी यादों को। प्रश्न नंबर 8, हर सुख में क्या छिपा रहता है? दुख, प्रेम, दर्द, याद। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है दुख। कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता है? यश पाने के लिए, धन पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है यश पाने के लिए।
प्रश्न नंबर 10, उचित अवसर न मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है। वो उचित अवसर पर कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन बाद में वो खुशी मिलती है तो वो कैसी लगती है। काल्पनिक लगती है, व्यर्थ लगती है, संतोषजनक लगती है, निराशाजनक लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, वो व्यर्थ लगती है। जब टाइम पे कोई खुशी ना ही मिले तो बाद में मिले तो वो किस काम की। तो यहाँ पर उत्तर आएगा व्यर्थ लगती है। प्रश्न नंबर 11, बसंत के समय फूल न खिलने का क्या आशय है। उत्तर है समय पर फूल का न खिलना, सुख प्राप्त न होना, सूखा पड़ना, उचित अवसर का लाभ न मिलना। तो कौन सा आएगा इसमें। 11 में सही आंसर आएगा उचित अवसर का लाभ न मिलना। प्रश्न नंबर 12, पुरानी मीठी यादों के साथ लगी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को क्या बना देती है। क्या बना देती है। सुस्त, चंचल, मस्त, रंगीन। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है बच्चों ग, मस्त बना देती है। प्रश्न नंबर 13, जब मनुष्य का मन दुविधाओं से भर जाता है तो क्या होता है। तब वह रोने लगता है, घर से भाग जाता है, वह लड़ने लगता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। प्रश्न नंबर 14, रंग बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है। तो बच्चों रस बसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है। बुरे, निराश, सुहाने, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर सही क्या होगा। सही आंसर होगा सुहाने। तो रस बसंत जीवन के सुहाने दिनों का प्रतीक है। आज का हमारा चैप्टर है कन्यादान, जो कि हिंदी क्षितिज से लिया गया है। और आज हम इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता ही है, अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक बार सोल्व कर लेते हैं तो हमें हमारे मस्तिष्क में उस पाठ को एक बार रिवाइज करने का मौका मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आशा है आपने सभी वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप लिंक को क्लिक करके वो सभी वीडियो देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ भी साथ में ही दी हुई है। सभी प्रश्नों के उत्तर की एक पीपीटी आपको मिल जाएगी, वहां जाकर उनके आंसर देख सकते हैं। और वीडियो एक बार देखने के बाद तो वैसे ही आपको सारे प्रश्न अपने आप याद हो जाएंगे। वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा आपकी एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। इसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था। बच्चों पता ही है, कन्यादान करते समय सबसे ज़्यादा जो दुखी होती है वो होती है माँ। तो यहाँ भी उत्तर आएगा माँ। इसके ऑप्शन है पिता का, माँ का, बहन का, भाई का। तो सही आंसर है बच्चों माँ। लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी। कन्या को क्या मानती है एक माँ। सहारा, बेटी, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर आएगा पूंजी। पूंजी मतलब धन। तो लड़की की माँ के लिए लड़की ही उसका सब कुछ होती है। प्रश्न नंबर 3, किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को। प्रश्न नंबर 3 में सही जवाब आएगा बच्चों लड़की को। लड़की को वैवाहिक जीवन के झंझट और उसमें होने वाले दुखों का कोई ज्ञान नहीं रहता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। प्रश्न नंबर 4, कवि में लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा। काल्पनिक, वास्तविक, स्वप्निल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही उत्तर आएगा काल्पनिक। प्रश्न नंबर 5, कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है। तो दुनियादारी को न समझना, जवान न होना, अनपढ़ होना या फिर इनमें से कोई नहीं। आपने सही उत्तर सोच लिया होगा बच्चों। इसका सही उत्तर आएगा दुनियादारी को न समझना।
प्रश्न नंबर 6, लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक दुख, काल्पनिक दुख, संभावित दुख या इनमें से कोई नहीं? छठे प्रश्न का सही जवाब है बच्चों संभावित दुख। प्रश्न नंबर 7, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? इज्जत, आज़ादी, सुंदरता या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब होगा बच्चों आज़ादी। प्रश्न नंबर 8, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, आप सोच लिए होंगे, इसका सही उत्तर होगा आनंद का। लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रों की या इनमें से कोई नहीं? तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब होगा ससुराल वालों की। ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर सारे कष्ट वो झेल जाती हैं। प्रश्न नंबर 10, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? मधुर, कोरी, रंगीन, इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब होगा रंगीन। हर कन्या अपने विवाह से पहले रंगीन कल्पनाएं किया करती हैं, रंगीन सपने संजोया करती हैं। प्रश्न नंबर 11, कविता में आनंद का संसार कौन करती है? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य, चित्र? तो कविता में आनंद का संचार है वो करती हैं बच्चों तुक और लय। तुक और लय नहीं हो तो कविता में आनंद नहीं होता। प्रश्न नंबर 12, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल होती हैं, कठोर होती हैं, सहनशील होती हैं या फिर चालू होती हैं? तो इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा। सही जवाब है बच्चों लड़कियां स्वभाव से सरल होती हैं। प्रश्न नंबर 13, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेरे का, अस्पष्ट सुख का, अशांति का? तो सही उत्तर है इसका अस्पष्ट सुख का। प्रश्न नंबर 14, कविता में शब्दों के द्वारा किसी वास्तविक अवास्तविक वस्तु को वास्तविक साथ दिखने को क्या कहा गया है? काल्पनिक शब्द, शाब्दिक शब्द, वास्तविक श्रम, वास्तविक भ्रम, शाब्दिक भ्रम? फिर से देख लेते हैं क्या पूछा। कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक साथ दिखने को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों शाब्दिक भ्रम। क्लास 10th हिंदी क्षितिज से चैप्टर नंबर 9 के सभी महत्वपूर्ण MCQ सोल्व करने जा रहे हैं। आशा है आपने इस पाठ को पढ़ रखा होगा और आपको बखूबी ये आता होगा, तो इनके सभी प्रश्नों के जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। चलिए, एक तरह से टेस्ट है, आप अपने आप को परख पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, आपको और कितनी तैयारी करनी है। कुछ भी आपको क्लास 10 से हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको किस टाइप के प्रश्नों की आवश्यकता है वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम लघुत्रात्मक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद निबंधात्मक पर। आई होप आपको सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आशा रखती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जिसका नाम है संगतकार। पहला प्रश्न है बच्चों, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? मीठी, कोमल, कड़क तथा गरजदार, थकी हुई? तो इसका उत्तर है कड़क तथा गरजदार। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की गरजदार आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? संगतकार का, कवि का, गायक का छोटा भाई, शिष्य? तो सही उत्तर है संगतकार। बच्चों, संगतकार कौन होता है? जो गायक होता है उसमें अपनी आवाज़ की गूंज मिलाने की जो कोशिश करे वह होता है संगतकार, जो गायककार को मदद करता है गाना गाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आगे का। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, उससे सीखने के लिए, इनमें से कोई नहीं? आई होप इसका आंसर आपको आता होगा
तो बच्चों मैं बता देती हूँ। संगतकार मुख्य गायक का साथ इसलिए देता है ताकि उसकी गायन शक्ति बढ़ जाए। तो पहला ऑप्शन सही है, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 4, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्राय कौन करता है? उसकी माँ, श्रोता, संगतकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्य गायक होता है उसको धीरज मतलब धैर्य, साहस बंधाने का जो काम करता है वह करता है कौन बच्चों? संगतकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, संगतकार। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? ताल सरगम, तार सप्तक, ताल सप्तक, इनमें से कोई नहीं। 5 का सही आंसर होगा तार सप्तक। छठे प्रश्न को देखते हैं। मुख्य गायक के भूसते स्वर को कौन उठाता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: कवि, संगतकार, सहयोगी गायक, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य गायक के भूसते स्वर को जो आवाज़ देता है, जो ताकत देता है, जो शक्ति देता है, उसको ढांढस बनाता है, उसको साहस प्रदान करता है, वह होता है संगतकार। तो ऑप्शन ख सही है। मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? गरीब, संगतकार, बच्चा, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर होगा संगतकार। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? प्रश्न नंबर 8 का, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? समझदारी मानता है, ईमानदारी मानता है, चालाकी मानता है या मनुष्यता मानता है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है मनुष्यता। प्रश्न नंबर 9, तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 10, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? मनुष्यों के, नेताओं के, कवि के, संगतकार के? तो 10 का सही आंसर है संगतकार के। प्रश्न नंबर 11, किसके आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? यहाँ पर बच्चों किसकी आवाज़ आएगा? किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? मुख्य गायक के, संगतकार के, अभिनेता के, इनमें से कोई नहीं। तो 11 में सही आंसर होगा संगतकार के। प्रश्न नंबर 12, किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मुख्य गायक के, श्रोता के, छात्र के या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब होगा मुख्य गायक के। तो मुख्य गायक को सफल और प्रभावी बनाने में जिसकी भूमिका होती है वह होता है संगतकार। प्रश्न नंबर 13, मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? तो जो मुख्य गायकार होता है और गान करता है, उस समय जब उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, बिखर जाती है, उस समय संगतकार उसको सहयोग देता है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: मधुर, कर्कश, टूटती बिखरती, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर संगतकार गायक को सहयोग देते हैं। प्रश्न नंबर 14, संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। नेताजी का चश्मा इस पाठ के MCQs लेकर हिंदी क्षितिज से आज का हमारा चैप्टर है 10। इसके सभी इम्पोर्टेंट MCQs आपके सामने लेकर आई हूँ। बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? आपने ये पाठ अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको इसका उत्तर अच्छे से आता होगा। तो बच्चों अपने मन में सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? पत्थर की, संगमरमर की, लोहे की, लकड़ी की? आशा है आपको इनके जवाब आते होंगे। तो इसका सही जवाब है बच्चों
संगमरमर की। चलिए दूसरा, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। जब हवलदार वहाँ से गुजर रहे थे कस्बे से, तो मूर्ति पर क्या देखा जिसको देखकर हवलदार चौंक पड़े। टोपी देखी, छाता देखा, चश्मा देखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों चश्मा। अगला है, कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे। वो कस्बे से आगे निकल गए थे लेकिन फिर भी सोचते रहे किसके बारे में, पान वाले के बारे में, चश्मे वाले के बारे में, मूर्ति के बारे में, या कस्बे के बारे में। आशा है आपको सही जवाब आता होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर होगा मूर्ति के बारे में। अगला प्रश्न है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। हवलदार को, कस्बे वाले को, पान वाले को, चश्मे वाले को। तो नेताजी की जो बिना चश्मे की मूर्ति थी वो किसको बुरी लगती थी। बुरी लगती थी मतलब किसको अच्छी नहीं लगती थी। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा चश्मे वाले को, इसलिए उसने चश्मा पहना दिया था नेताजी की मूर्ति को। चलिए अगला प्रश्न है, लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे। सिपाही, कैप्टन, पुलिस, थानेदार। इसका सही जवाब होगा कैप्टन। चलिए अगला प्रश्न, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी, इनमें से कोई नहीं। तो हवलदार को दिखाई दिया कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। क्या ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मूर्ति का, पान वाले का, चश्मे वाले का, या देश का। तो इसका सही उत्तर है चश्मे वाले का। प्रश्न नंबर 8, चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब होगा पागल। चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था। प्रश्न नंबर 9, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। ऐसे प्रश्न अक्सर बच्चों पूछ लिए जाते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी। 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 5 फुट। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 10, नहीं बच्चों, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट। चलिए प्रश्न नंबर 10, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कुतूहल भरी मुस्कान फैल गई। मतलब आश्चर्यचकित करने वाली कौतूहलपूर्ण मुस्कान आ गई। किसको देखकर हवलदार के चेहरे पर ये ऐसी मुस्कान आई। पान वाले को देखकर, बच्चे को देखकर, मूर्ति के चेहरे को देखकर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब है मूर्ति के चेहरे को देखकर। प्रश्न नंबर 11, हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए। ऑप्शन है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर। प्रश्न नंबर 12, चश्मे के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। घृणा की, उत्साह की, उपेक्षा की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12, चश्मे वाले के प्रति पान वाले की कैसी भावना थी। उपेक्षा की। प्रश्न नंबर 13, हवलदार का स्वभाव कैसा था। शनकी, पागल, भावुक, देशभक्त। तो 13 का सही आंसर है देशभक्त। हवलदार जो था वो देशभक्त था। प्रश्न नंबर 14, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो लास्ट प्रश्न का जवाब है बच्चों पान वाले ने, लेखक ने, हवलदार ने, किसी बच्चे ने। तो ये सरकंडे का चश्मा था नेताजी की मूर्ति पर जरूर किसी बच्चे ने लगाया होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों घ ऑप्शन, किसी बच्चे ने। हिंदी क्षितिज से
आज हम चैप्टर नंबर 11 के सभी एमसीक्यूज देखेंगे। क्लास 10th का ये पाठ है बाल गोविंद भक्त। चलिए इसके सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सुबह सुबह बाल गोविंद भक्त क्या गाते थे? आपने अच्छे से पाठ पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि सुबह सुबह बाल गोविंद भक्त क्या गाते थे? भजन, गाना, लोरी, कव्वाली। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों भजन। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे क्योंकि वह कैसा था? चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोधा था। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सुस्त और बोधा था। बेटे के मरने पर भगत जी क्या करते थे? क्या कर रहे थे? रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे? इनमें से कोई नहीं। जब उनका बेटा मर गया था तो भगत जी गा रहे थे। सही ऑप्शन इसका होगा ग का। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी होती है, अंधेरी, सुस्त, उजली। तो भादों माह की जो रात होती है वो अंधेरी होती है। लेखक बाल गोविंद भक्त के किस गुण पर मुग्ध थे? सरलता पर, सहनशीलता पर, मधुर संगीत गायन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक जो है वो बाल गोविंद भक्त के मधुर संगीत गायन पर मुग्ध थे। प्रश्न नंबर 6, भक्त जी भजन गाते समय क्या क्या बजाया करते थे? क्या बजाया करते थे? ढोल, ढपली, गिटार, खंजड़ी। तो भक्त जी है भजन गाते समय खंजड़ी बजाया करते थे। प्रश्न नंबर 7, भक्त जी के बेटे का क्रियाकलाप किसने किया? बहू ने किया, लेखक ने, भक्त जी ने, पड़ोसी ने। तो भक्त जी के बेटे का क्रियाकलाप बहू ने किया। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा बच्चों बाल गोविंद भक्त का व्यवसाय था खेती। भक्त जी ने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ताकि उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो भगत जी का बेटा जब मर गया था तो वो अपने बहू की शादी करवाना चाहते थे। दूसरी शादी इसलिए करवाना चाहते थे ताकि उसका भविष्य सुखद रहे। तो ऑप्शन पहला उसके सुखद भविष्य के लिए। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ससुर की चिंता के कारण बहू भगत जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाल गोविंद भक्त किसके पद गाया करते थे? रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के। सही उत्तर होगा बच्चों कबीर के। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे? इनमें से कोई नहीं। तो जब बाल गोविंद भक्त गीत सुनाते थे, भजन सुनाते थे तो सब झूम उठते थे। ऑप्शन ख सही होगा। भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, सुस्त और बोधा था, चालाक था, बुद्धिमान था? सही उत्तर होगा सुस्त और बोधा था। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का? इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं अक्सर, कंफ्यूज नहीं होना है। बाल गोविंद के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता था। लखनवी अंदाज हिंदी सीटी से चैप्टर नंबर 12। इसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आशा है आपने अच्छे से सभी पाठों को पढ़ रखा होगा और अब हमारा रिवीजन चल रहा है, एक तरह से टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अपना टेस्ट देकर खुद का मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी कितनी है। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? जैसे ही लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था? खुशी का, असंतोष का, दुख का, संतोष का? तो नवाब साहब की आंखों में भाव था असंतोष का। नवाब साहब ने खीरों की फाँक का क्या किया? क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेखक को दे दिया, खा गए, बच्चों को दे दिया?
तो सेकंड प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? बच्चा, लड़की, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब को कनखियों से जो देख रहा था वो था लेखक। प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो खिड़की से बाहर जो खीरा फेंका था नवाब साहब ने वो अमीरी दिखाने के लिए। पहला ऑप्शन सही है। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? ऑप्शन इस प्रकार है, आराम से यात्रा करने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बच्चों नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? ऑप्शन इस प्रकार है, उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है इच्छा नहीं है। प्रश्न नंबर 7, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? बादाम, खीरा, बिस्किट, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है खीरा। प्रश्न नंबर 8, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? अखबार, पुस्तक, खीरा, पत्रिका। तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है खीरा। प्रश्न नंबर 9, नवाब साहब को क्या गवारा न था? मंजिले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर है मंजिले दर्जे में यात्रा करते दिखना। प्रश्न नंबर 10, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? तो 10 में सही आंसर क्या होगा? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की, कवि की। तो सही उत्तर है लेखक की। प्रश्न नंबर 11, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब है नवाब साहब ने। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ, नवाब साहब की तरफ। तो 12 का सही उत्तर है नवाब साहब की तरफ। प्रश्न नंबर 13, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब है खीरा बेचने वाले। प्रश्न नंबर 14, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना। तो भाव परिवर्तन करना ये लेखक को अच्छा नहीं लगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, हिंदी क्षितिज, क्लास 10 से चैप्टर नंबर 13। इससे पहले हमने 12 लेसन कर लिए हैं। उनके महत्वपूर्ण MCQs अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज का पाठ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, निर्मल, मृदु, खारा, स्वच्छ। पहला ऑप्शन है निर्मल, दूसरा मृदु, तीसरा खारा, चौथा है स्वच्छ। तो इसमें से कौन सा सही होगा? निर्मल। तो लेखक के लिए फादर को देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। दूसरा क्वेश्चन है, किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? माँ से, बच्चों से, लोगों से, फादर से। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा फादर से। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? कपड़े, पुस्तकें, माँ की चिट्ठियाँ, इनमें से कोई नहीं।
तो सही उत्तर होगा माँ की चिट्ठियाँ। प्रश्न नंबर 4, फादर के पिता क्या थे? डॉक्टर, व्यवसायी, पुलिस, इंजीनियर। 4 में सही उत्तर है व्यवसायी। प्रश्न नंबर 5, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? पुत्री की, भाई की, भतीजी की, बहन की। तो सही उत्तर होगा बहन की। प्रश्न नंबर 6, फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, इनमें से कोई नहीं। 6 का सही उत्तर होगा धर्माचार की। प्रश्न नंबर 7, फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? फादर को याद करना मधुर, कर्कश, उदास, शांत, इनमें से कोई नहीं। तो 7 में सही उत्तर होगा उदास, शांत। प्रश्न नंबर 8, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? पैदल चलते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, साइकिल चलाते हुए। 8 का सही उत्तर होगा साइकिल चलाते हुए। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बच्चों हिंदी को। प्रश्न नंबर 10, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही उत्तर है राष्ट्रभाषा। प्रश्न नंबर 11, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, सांत्वना पूर्ण। तो 11 में सही उत्तर है सांत्वना पूर्ण। 12, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? फादर बुल्के की, माँ की, बहन की, पिता की। तो किसकी बातों से सांत्वना मिली? 12 में सही उत्तर है फादर बुल्के की। फादर की मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दिल्ली में। अंतिम प्रश्न है, लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते हैं? करुणा, मानवीयता, वात्सल्य, उपयुक्त सभी। तो ये सारे गुणों का सम्मान करते हैं। कौन कौन से? करुणा, मानवीयता, वात्सल्य, ये सारे। एक कहानी ये भी, हिंदी क्षितिज क्लास 10 से लेसन नंबर 14 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर सभी वीडियो चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपनी परीक्षा एक तरह से ले सकते हैं खुद की कि आपको ये लेसन कितना आता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? तो कैसा था? गुस्सैल, जिद्दी, रूखा, शक्की। तो लेखिका के पिता का स्वभाव था शक्की, मतलब शक करते थे हर बात में। दूसरा, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? गरीबी के कारण, चिंता के कारण, अपनों के विश्वासघात के कारण, इनमें से कोई नहीं। दूसरे का सही जवाब है अपनों के विश्वासघात के कारण। अपनों ने ही धोखा दिया, इसके लिए उनको हर किसी पर शक होता था। प्रश्न नंबर 3, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? महात्मा गांधी, शीला अग्रवाल, पिता की, क्रांतिकारियों की। प्रश्न नंबर 3 में सही उत्तर होगा शीला अग्रवाल की बातों में। प्रश्न नंबर 4, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? 10 साल, 8 साल, 5 साल, 7 साल। तो इसका जवाब आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर है बच्चों 7 साल। लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब है कोलकाता। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था?
सहनशील, सरल, झगड़ालू, सनकी। तो प्रश्न नंबर 6 में सही जवाब है सहनशील। लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, जब वह बड़ी हो गई, जब उसकी शादी हो गई, जब वह क्रांतिकारी बन गई। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। प्रश्न नंबर 8, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? शैक्षणिक, समाज सुधार, लेखन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है समाज सुधार से। अगला प्रश्न है, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था, देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, संविधान तैयार किया जा रहा था। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। लेखिका के पिता ने उसका रोब देखकर क्या अनुभव किया? चिंता, प्रसन्नता, गर्व, क्रोध। तो 10 में सही जवाब है गर्व। प्रश्न नंबर 11, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? गुस्सैल, उद्दंड, शर्मिला, स्वतंत्रता सेनानी। तो 11 का सही उत्तर है लेखिका स्वतंत्रता सेनानी स्वभाव की थी। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? शिक्षिकाओं से, लेखिका से, लोगों से, छात्रों से। 12 का सही जवाब होगा लेखिका से। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा? माँ का, प्रिंसिपल का, पिता का? किसी का नहीं। प्रश्न नंबर 13 का है पिता का। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? आंदोलनकारी, एसिस्ट, बिगड़ैल, झगड़ालू। तो लेखिका कैसे स्वभाव की थी? आंदोलनकारी, और इससे तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिताजी को बुलाया। स्त्री शिक्षा के विरोधी कूटकों का खंडन। इससे पहले हमने 14 लेसन्स के MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके रिवीजन के लिए अति आवश्यक है। आज का हमारा पाठ है चैप्टर नंबर 15। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इससे आपका रिवीजन और बेहतर हो सकेगा और आप अपनी तैयारी को भी परख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वो बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही इनकी PDF भी उपलब्ध है, इनकी आंसर शीट भी इसके साथ अटैच है। चलिए शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कूटकों का खंडन, ये लेसन के सभी MCQs। पहला क्वेश्चन है, लेखक स्त्री शिक्षा का क्या है? विरोधी है, पक्षधर है, कट्टर समर्थक है, विचारक है? तो लेखक स्त्री शिक्षा का पक्षधर है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग्य किया है? स्त्री शिक्षा के समर्थकों पर, इतिहास के जानकारों पर, समाज विरोधी पर, स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर? तो लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर व्यंग्य किया है। तो ऑप्शन घ वाला सही है। प्रश्न नंबर 3, जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या हैं? पागल हैं, अशिक्षित हैं, अन्यायी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो लोग अन्यायी हैं जो कि स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो सभी लोग अन्यायी हैं, वो स्त्रियों पर अन्याय कर रहे हैं। आगे, लेखक स्त्रियों को कहरा पढ़ाना पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते, पाप समझने वालों के समर्थक हैं। तो लेखक उन लोगों के विरोधी हैं जो स्त्रियों को कहरा पढ़ाना पाप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्रियों ने किनकी रचना भी की थी? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की, वेद मंत्रों की? तो स्त्रियों ने वेद मंत्र भी रचे थे।
लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है। तो शकुंतला जो कि दुष्यंत पर क्रोध करती है वो स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 7, बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना। आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है, पाप है, गलत है, यथार्थ है। तो बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना, इसका सही आंसर होगा गलत है। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? सच बोलकर, आग में कूदकर, घर से निकलकर, इनमें से कोई नहीं। आई होप इसका आंसर सभी को आता होगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आग में कूदकर। प्रश्न नंबर 9, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, लोगों के कहने में आकर। तो राम ने सीता को क्यों त्याग दिया था? लोगों के कहने में आकर। प्रश्न नंबर 10, पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, चरित्र का। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है शिक्षित होने का। पढ़ने 10 का सही उत्तर है बच्चों, पाप से शिक्षा का, पढ़ने लिखने का कोई संबंध नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, पाप का। प्रश्न नंबर 11, लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? संतोषजनक है, संशोधन योग्य है, अच्छी है, बुरी है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो लेखक के अनुसार संशोधन योग्य है, कि उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए। तो संशोधन के योग्य है वो। प्रश्न नंबर 12, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, भगवान भक्त का, मानव मानवी का, देव देवी का, दासी स्वामी का। तो लेखक नर और नारी के बीच का जो संबंध मानता है वो मानव और मानवी का मानता है। प्रश्न नंबर 13, लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की? तो सुशिक्षित जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं और लेखक को उनका कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, भ्रष्ट और हिंसक, जिद्दी और गुस्सैल, सनकी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर है भ्रष्ट और हिंसक। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह के लोग हैं। प्रश्न नंबर 14, पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? संस्कृत, उर्दू, हिंदी, प्राकृत। तो पुराने समय में स्त्रियां प्राकृत भाषा बोला करती थी। नौबत खाने में इबादत, हिंदी क्षितिज से, चैप्टर नंबर 16। आज हम इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए और आपके रिवीजन के लिए बेस्ट हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 15 लेसन के हमने एमसीक्यूज देख लिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और आपके रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। ये एक तरह से टेस्ट सीरीज है जिसमें आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए बच्चों, लेसन नंबर 16 इसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज अब हम उसकी चर्चा करेंगे। बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो आपने अगर पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा। चलिए ऑप्शन इस प्रकार हैं, नाना के घर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी के मंदिर, घर की छत पर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों बालाजी के मंदिर। बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए बालाजी के मंदिर जाते थे। दूसरा प्रश्न है, रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती थी? बच्चों को, बिस्मिल्लाह खां को, अमीरुद्दीन को, श्रोताओं को। तो ये खुशी किसको मिलती थी? अमीरुद्दीन को। प्रश्न नंबर 3, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, डुमराव, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब है पटना। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? काशी, डुमराव, कानपुर, लखनऊ। आपको पता होगा अमीरुद्दीन का ननिहाल काशी है।
बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? ऑप्शन इस प्रकार हैं: बोझ, जन्नत, नरक, इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते हैं? जन्नत। मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? 20 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 दिन का। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब है 10 दिन का। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तबला, बांसुरी, शहनाई, सितार। 7 का सही जवाब है शहनाई। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, संगीत की, नृत्य की। 8 का सही जवाब है संस्कृति की। प्रश्न नंबर 9, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है हनुमान जयंती के अवसर पर। काशी का संगीत आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। प्रश्न नंबर 10, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो प्रश्न नंबर 10 के ऑप्शन इस प्रकार हैं: आनंदवन, सोमवन, स्वर्ग मार्ग, आनंद कानन। 10 का सही जवाब है आनंद कानन। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है संगीत आयोजन। अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का, होली का, भक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब है शहनाई का। प्रश्न नंबर 13, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? तो इनके शहनाई गुरु थे अली बख्श खां। प्रश्न नंबर 13 का ग ऑप्शन सही है। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? बिस्मिल्लाह खां खुदा से परिवार की सलामती, सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी, एक शहनाई, क्या मांगते हैं? आपको इसका सही जवाब पता होगा। तो सच्चे सुर का वरदान। हिंदी सिटीज चैप्टर नंबर 17, ये आज हमारा लास्ट लेसन है। इससे पहले हमने 16 लेसन्स के MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा लास्ट पार्ट है संस्कृति। इसके सभी महत्वपूर्ण MCQs यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए हैं, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हैं, और साथ साथ आपको टेस्ट देने का भी मौका मिल रहा है कि आप समझ पाएंगे आपकी तैयारी कितनी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? आकाश में खिले तारों को, खेत में लगे फसलों को, समुद्र को, वन को। आपको इसका जवाब पता होगा क्योंकि आपने ये पाठ पढ़ रखा है और आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चों, आकाश में खिले तारों को मोती भरा थाल कहा गया है। संस्कृति का जनक कौन है? पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ाने वाला, तन ढकने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला। सही जवाब होगा ज्ञान पैदा करने वाला। थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? औजार का, आग का, बर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य ने आग का आविष्कार किया अपना पेट भरने के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए। प्रश्न नंबर 4, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? आभूषण, वस्त्र, सुई धागे का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है सुई धागे का। किसी नई चीज की खोज कौन करता है? एक संस्कृत व्यक्ति, एक वैज्ञानिक, ज्ञानी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। 5 का सही जवाब है एक संस्कृत व्यक्ति। प्रश्न नंबर 6, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही जवाब है मानवता के सुख के लिए। कि मानव को सुख कब मिलेगा? जब वह सांसारिक वासनाओं से दूर होगा। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी घर त्याग दिया था।
प्रश्न नंबर 7, कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? परिवार को, मजदूरों को, समाज को, इनमें से कोई नहीं। 7 का सही जवाब है मजदूरों को। संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से, विनाश से। 8 का सही जवाब है कल्याण भावना से। प्रश्न नंबर 9, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता, प्रतिष्ठा। तो 9 का सही जवाब है सभ्यता। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? सोच के, संस्कृति के, सिद्धांत के, आवश्यकता के। 10 का सही जवाब है आवश्यकता के। जब बताया गया ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक मनुष्य को किसी चीज़ की आवश्यकता का एहसास नहीं होगा तब तक नई चीज़ का आविष्कार भी संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 11, आत्मविनाश के साधन का आशय है? क्रोध, द्वेष, लोभ, हथियार। तो इसका सही जवाब होगा हथियार। मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब है, इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है असंस्कृति। प्रश्न नंबर 13, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब है सहज संस्कृति के कारण। प्रश्न नंबर 14, मनीषी किसे कहा गया है? वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को, लेखक को। 14 का सही जवाब है बच्चों चिंतनशील को। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी CBSE के जितने भी बच्चे हैं 10th में पढ़ने वाले, उनको ये फ़ायदा मिल सके, वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।